तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का सेशन आधुनिक भारत का रहेगा। हमने पिछले सेशन में जो ये देख रहे थे आधुनिक भारत, हम ये देख चुके थे कि अंग्रेज़ों का प्रतिस्पर्धी इंडिया में अब कोई नहीं बचा था। ठीक है, फ्रेंच वगैरह जितने भी थे उनने पराजित कर दिया था, या एग्रीमेंट के तहत जो भी इनका समझौता हुआ हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप लोग उसको देखना। आज का सेशन हमारा ये होगा, जब अंग्रेज यहाँ पे आए उनने आगे को प्लासी और बक्सर के युद्ध के तहत क्या किया, इलाहाबाद की संधि कैसे हुई थी, किसके बीच हुई थी, ये सब हम देखेंगे। ठीक, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, जब अंग्रेज़ों ने कर्नाटक, मैंने पहले बताया था कि कर्नाटक को जीत लिया था उनने, तो उनका ये टारगेट था कि भारत में, देखो, व्यापारिक कंपनी के रूप में वो आए थे, मैक्सिमम पोर्शन पे अपना वो कब्जा करना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो कैसे उसको कब्जा करें, कैसे राजस्व स्रोत अपने बढ़ाएं। ठीक, इसके लिए उनकी नज़र सबसे पहले उसके बाद जाती है बंगाल पे। कर्नाटक तो जीत चुके थे वो, बंगाल क्या था, पहले से ही अपना भू राजस्व वगैरह के मामले में समृद्ध था। वहाँ ग्रामीण उद्योग पनप रहे थे, एग्रीकल्चर वहाँ पे अच्छा होता था क्योंकि गंगा नदी के तट पे था, तो भूमि जो थी उपजाऊ थी, बहुत ज़्यादा संपन्न राज्य हुआ करता था पहले से ही, चाहे मुगल साम्राज्य हो या कोई भी हो। तो उनका अगला टारगेट क्या था, बंगाल पे कब्जा करने का। अब बंगाल पे कब्जा उन्होंने कैसे किया, देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि उनका यहाँ पे वो व्यापारी कंपनी के रूप में आए थे, तो जब व्यापार कर रहे थे तो व्यापार में निवेश के लिए उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ से सामान तो बाहर भेज रहे थे, उसके बदले भारतीयों को क्या दिया जाए। इस वजह से वो क्या करते थे, भारतीयों को सोना और चांदी जैसी धातुएं देते थे। इन धातुओं को देने से ब्रिटिश सरकार नाराज हो रही थी ब्रिटेन में, क्योंकि उसको बहुमूल्य धातुओं को खोना पड़ रहा था भारत के साथ व्यापार में। ठीक, तो इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने क्या टारगेट अपनाया कि क्यों ना हम भारत से ही एक ऐसा काम करें, राजस्व को उगाही करके या राजस्व को लेकर भारत में अपने व्यापार पे क्या करें, निवेश करें। ठीक, तो हम लोग जो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे उपनिवेशवाद, क्या पढ़ रहे थे, उपनिवेशवाद, इसका मैंने कहा था आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा राजनीतिक चरण, राजनैतिक। ठीक, और ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं, ये कब पढ़ रहे हैं, 1757 से 1813 तक। इस दौरान ब्रिटिश ने जो भी घटनाएं हुई, मैंने आपको पहले बताया, इसमें क्या हुआ था, भारत से वस्तुओं को प्राप्त कर भारत से बाहर भेजकर मुनाफा कमाना। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, आप सीधे सीधे इसका उत्तर देंगे। इस टाइम पे ब्रिटिश का उद्देश्य था भारत से वस्तुओं को लेकर बाहर निवेश करना। अब भारतीय व्यापार के बदले भारत को क्या दें, इसकी शुरुआत उन्होंने की बंगाल को विजित करने के बाद। और बंगाल के विजय का जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ से हुआ था, प्लासी के युद्ध से। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था, प्लासी का युद्ध, प्लासी युद्ध ये हुआ था आपका 23 जून 1757 ईस्वी को। इसका घटनाक्रम मैं आपको समझाता हूँ, आखिर इसमें हुआ क्या था। देखिए, बंगाल में उस टाइम पे जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला एक अपने आप में योग्य शासक था, जो ये नहीं चाहता था कि ब्रिटिश कंपनी अपनी मनमानी बंगाल में आके करे। ठीक, तो क्योंकि ब्रिटिश कंपनी को पहले से मैंने आपको बताया था कि एक दस्तक मिला था, एक दस्तावेज मिला था, जिसके तहत वो क्या करते थे, बंगाल में व्यापार करते थे। लेकिन उसने क्या कर दिया, कंपनी ने उस दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू किया। जैसे कर मुक्त व्यापार का अधिकार अगर कंपनी को दिया गया है, तो उसके निजी कर्मचारी भी क्या कर रहे थे, कर मुक्त व्यापार करने की सोच रहे थे। ग्रामीण इलाकों में जाकर वो क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे वहाँ के शिल्पियों का, और बंगाल का दरिद्रीकरण प्रारंभ कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नवाब सिराजुद्दौला जो था वो क्या करता था, बंगाल मतलब ये कंपनी से नाराज होने लगा। ठीक, अब उस टाइम पे दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। देखो, एक तो इनने क्या किया, दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक मतलब जो इनको फरमान मिला था, ठीक है, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए, इसका इन्हें दुरुपयोग करना शुरू किया। इसके अलावा क्या कर दिया इन्हें, दो इलाके मैंने आपको बताए थे, एक फोर्ट विलियम था जहाँ पे कंपनी का शासन, कंपनी की एक कंपनी स्थापित कर रखी थी इन्हें, मतलब वहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाई थी, और एक चंद्रनगर का इलाका था जहाँ फ्रांसीसी कंपनी थी। अब फ्रांस और ब्रिटेन तो पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन थे, मैंने आपको पहले बताया था। तो क्या किया, फोर्ट विलियम की इन्हें किलेबंदी करना शुरू की, फोर्ट विलियम।
इस फोर्ट विलियम की किलेबंदी करने का मतलब हुआ था, इसको घेरना शुरू किया ब्रिटिश कंपनी ने, जिसको देखते हुए नवाब क्या होने लगा, नाराज होने लगा। उसको गुस्सा आया कि वो मेरी संप्रभुता को ब्रिटिश कंपनी चुनौती दे रही है, ठीक है। इसके अलावा जो चंद्रनगर का इलाका था, नवाब ने कहा था कि न ही फोर्ट विलियम को आप किलेबंदी करेंगे, और फ्रांसीसियों ने कहा था कि चंद्रनगर, क्योंकि चंद्रनगर फ्रांसीसियों के पास था, उनसे कहा था आप चंद्रनगर पे कब्जा नहीं करेंगे, किलेबंदी नहीं करेंगे। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर क्या कर दिया, किलेबंदी कर दी, जिससे क्या हो गया, नवाब क्या हो गया, क्रोधित हो गया। नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया, तो 1756 ईस्वी में, जून 1756 की बात है, ये क्या कर दिया, फोर्ट विलियम पे उसने कब्जा कर दिया। किस पे, फोर्ट विलियम पे। फोर्ट विलियम पे कब्जा करने के बाद उसने क्या किया, कुछ अंग्रेज अधिकारियों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। उसका डेटा ऐसा ही है, कुछ 144-45 अंग्रेज अधिकारियों को उसने बंद किया, सिर्फ 23 लोग अगले दिन बचे, ठीक है। और इस घटना को एक अंग्रेज अधिकारी हालवेल ने देखा था। हालवेल ने इस घटना को देखा कि इतने अंग्रेज अधिकारी मारे गए, तो उसको काल कोठरी की घटना कहते हैं, जो कि 1756 में हुई थी। इस घटना को देखते हुए ब्रिटिश का जो मद्रास में थल सेना का अध्यक्ष था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और एक वाटसन था इनका, वो जल सेना का था, ये थल सेना का था, ये जल सेना का। ये अधिकारी बंगाल की ओर आ गए, और बंगाल की ओर आने पे जून 1757 ईस्वी में इनने क्या कर दिया, फोर्ट विलियम को घेर लिया, जहां नवाब ने ये काम किया था। जैसे ही फोर्ट विलियम को घेरा गया, फोर्ट विलियम को घेरते ही क्या हुई, वो जो फोर्ट विलियम पे था, नवाब से समझौता किया इन लोगों ने, और नवाब ने इनसे कहा आप चलिए इस इलाके में क्या किए, कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। कर मुक्त व्यापार के अलावा आप यहाँ सिक्के ढा सकते हैं, चाहे कर मुक्त व्यापार कीजिए, सिक्के ढाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे तो फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर लीजिए, ठीक है। यानी जनवरी 1757 में एक समझौता तो हो गया था, लेकिन ब्रिटिश कंपनी इतने से मानने वाली नहीं थी। उसने क्या किया, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू किया, सिराजुद्दौला, क्योंकि नवाब के आंतरिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा षड्यंत्र चल रहा था। वहाँ के जो बड़े बड़े बैंकर थे, व्यापारी वर्ग था, या उसका अपना सेनापति था मीर जाफर, ठीक, ये लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने हितों को लेकर चाहते थे कि नवाब जो है पद से हटे, नवाब को हटा दिया जाए। इसी स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने इससे समझौता कर दिया, मीर जाफर से, ताकि नवाब को गद्दी से हटाया जाए, ठीक है। इसके साथ समझौता होने के बाद एक छोटमोट टाइप का युद्ध, बहुत बड़ा ऐसा युद्ध नहीं था, प्लासी का युद्ध, एक षड्यंत्र था, क्योंकि ये तो नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रच ही रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने इसके साथ समझौता किया, और 23 जून 1757 को एक हल्का फुल्का कुछ घंटों का क्या हुआ, युद्ध लड़ा गया प्लासी के मैदान पे, जिसके तहत सिराजुद्दौला की क्या हुई, हार हुई, और सिराजुद्दौला वहाँ से भाग जाता है। और सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। जब मीर जाफर गद्दी पे बैठता है, तो प्लासी के विजय के बाद, यहाँ तो प्लासी के विजय से ब्रिटिश को क्या मिलने लग गया, राजस्व, रेवेन्यू मिलने लग गया, कहाँ से, बंगाल से। अब उनकी सबसे बड़ी जो समस्या थी व्यापार में निवेश की, वो क्या होगी, कंप्लीट होगी, यानी वो सॉल्व हो गई। मीर जाफर को गद्दी पे बैठाया। अब देखिए, मीर जाफर क्या था, इनके हाथ की कठपुतली था, इसको ये जैसे चाहे वैसे नचाते थे। इनकी सारी डिमांड कौन पूरी करता था, मीर जाफर करता था। कुछ समय तक जब मीर जाफर गद्दी पे बैठा, आगे जाके इनको ये लगा कि अब मीर जाफर हमारी चीज़ें पूरी करने में असमर्थ है, तो इनने मीर जाफर को भी रास्ते से हटाते हुए मीर कासिम को क्या बना दिया, नवाब बना दिया, मीर कासिम को, ठीक है। अब ये जो मीर कासिम बंगाल की गद्दी पे बैठता है, तो मीर कासिम जो है एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हम ब्रिटिश का कठपुतली बनूं या उनके इशारों पे चलूं। इस स्वतंत्र शासक बनने के अलावा इसने क्या किया, ये देख रहा था कि कंपनी जो है दुरुपयोग कर रही है हमारे दस्तकों का, हमारे जो हमने इनको दिए हैं काम, उसका भी ये दुरुपयोग कर रही है। तो इसने क्या किया, 1763 में एक नियम लेके आए। इस नियम के तहत इसने क्या कहा, अब बंगाल में कोई भी कर नहीं देगा व्यापार में, क्योंकि पहले तो सिर्फ ब्रिटिश को अधिकार था बिना कर के व्यापार कीजिए। इसने क्या कर दिया, भारतीयों के लिए भी कर मुक्त व्यापार कर दिया, जिससे ब्रिटिश क्या हो गए, चिढ़ गए। यानी ब्रिटिश को ये लगा कि हमारे हितों के अगेंस्ट है। वो चाह रहे थे कि सबसे इन औरों से कर लिया जाए और हमसे करने लेके हम जो है फायदे में रहें। तो इसने क्या कर दिया, उनसे भी टैक्स सिस्टम शुरू, मतलब कर मुक्ति व्यापार सबके लिए लागू कर दिया। किसने, मीर कासिम ने। इसके अलावा ब्रिटिश ये चाहते थे, जैसे देखो मुगल साम्राज्य था,
मुगल साम्राज्य में मध्यकालीन में पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे मुगल साम्राज्य पतन तो नहीं हुआ था, एक नाम मात्र का राजा था उस टाइम शाह आलम द्वितीय, ठीक। उसके ये चाहते थे ब्रिटिश की मीर कासिम शाह आलम द्वितीय के अंडर रहे, यानी शाह आलम द्वितीय को सम्राट माने। बट जो मीर कासिम था वो नहीं चाहता था कि मैं शाह आलम द्वितीय को क्या मानूं, सम्राट मानूं, क्योंकि उसको ये डर था अगर मैंने उसको सम्राट मान लिया तो ब्रिटिश शाह आलम द्वितीय से समझौता करने का मेरे इलाके में क्या कर लेंगे, कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो डरा। तो इन स्थितियों को देखते हुए जब ब्रिटिश को लगा कि इसको मनाना काफ़ी टफ है, मीर जाफर को फिर से गद्दी पे बैठा दिया गया। किसकी जगह? मीर कासिम की जगह दोबारा मीर जाफर गद्दी पे बैठा और मीर कासिम को पद से हटा दिया गया, ठीक। मीर कासिम को जैसे ही इन लोगों ने पद से हटाया, मीर कासिम कहाँ चला गया, जो उस टाइम मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय और अवध का एक नवाब था शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम सेकंड। ये तो कौन था, मतलब मुगल सम्राट था, और एक अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, सिराजुद्दौला नहीं, ठीक है, शुजा-उद-दौला। इसके पास चला गया कौन, बंगाल का नवाब मीर कासिम, पूर्व नवाब, और इनसे सैनिक सहायता के लिए इसने क्या किया, संपर्क किया। जब इन लोगों के बीच एग्रीमेंट हुआ, तीनों सेनाएं एक साथ आ गई, एक तो बंगाल के पूर्व नवाब की और मुगल सम्राट की सेना, और कौन, शुजा-उद-दौला के अवध का नवाब था, इनकी सेना आपस में आ गई। और ये किसके खिलाफ आई, जो मीर जाफर को बैठा रखा है गद्दी में अंग्रेजों ने, उसके खिलाफ इनका क्या हुआ, संयुक्त युद्ध हुआ, जिसमें ये तो 3 पक्ष थे और अगला पक्ष कौन था, अंग्रेज और मीर जाफर। इन तीनों के बीच जब युद्ध होता है, मतलब इन ग्रुपों के बीच जब युद्ध होता है, कौन जीत जाता है, अंग्रेजों की विजय हो जाती है। इसी युद्ध को आप क्या बोलते हैं, बक्सर का युद्ध, बक्सर, ठीक है, जो कि 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में होता है, ठीक है। देखिए, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था षड्यंत्र से और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था सैनिक श्रेष्ठता से, क्योंकि जब ये तीनों मिलके ब्रिटिश को नहीं हरा पा रहे, तीनों की सेनाएं, तो यहाँ ये बात साबित हो जाती थी कि ब्रिटिश का अब भारत में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, नहीं क्षेत्रीय शक्तियाँ और ना ही विदेशी तो पहले ही पराजित हो चुके थे। तो बक्सर का युद्ध कब होता है, 23 अक्टूबर 1764 को। जब ये युद्ध होता है तो अब क्या हो गया, पूरी दीवानी, पूरा राजस्व का अधिकार किसके हाथ में आ गया, बक्सर की विजय के बाद अंग्रेजों की, ठीक है। व्यापार में निवेश करने की सारी समस्या उनकी क्या होगी, समाप्त होगी। इसके बाद कंपनी, जो भी कंपनी थी वो सारा उसका क्या हो गया, भारत में, मतलब बंगाल वगैरह अवध बिहार के इलाके में एकाधिकार हो गया, ठीक है। ये जब 2 युद्ध होते हैं। देखिए, इससे आगे क्या होता है, जब इन युद्धों के बाद 1764 के युद्ध के बाद फिर ये क्या करते हैं, एक संधि करते हैं, किसके साथ, एक तो जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था, इनके बीच जो संधि कहलाती है वो कहलाती है इलाहाबाद। इलाहाबाद की जो संधि होती है वो होती है 1765 ईस्वी में, ठीक है, अगस्त 1765 ईस्वी में, ठीक हो। अब कौन हो गया, सिर्फ भारत में ब्रिटिश हो गए, ब्रिटिश शक्तिशाली हो गए, बाकी सब क्या हो गए, पराजित हो गए। जब ये संधि होती है, इसमें क्या होता है, देखिए, जो ये संधि होती है उस टाइम बंगाल का जो ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के साथ किसकी संधि होती है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की, ठीक, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इनके बीच ही क्या होती है, संधि होती है इलाहाबाद की। इस संधि के तहत क्या प्रावधान लाए जाते हैं कि जो नवाब था, जो मुगल सम्राट था, उससे कहा गया कि आपको इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र हम दे देंगे, ठीक है। इलाहाबाद और कड़ा मतलब यूपी का इलाका था, यूपी में एक जगह कड़ा पड़ती थी जो कि गंगा नदी के आसपास था, वो क्षेत्र किसको दे दिया, मुगल सम्राट को दे दिया। उसके बदले मुगल सम्राट से ये कहा गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हमें दे दी जाए, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से संबंधित जो भी राजस्व के मामले थे, दीवानी क्या होती थी, जैसे एक दीवान पद होता था प्रांतों में, वित्त का सबसे बड़ा होता था जो राजस्व वसूलने का काम करता था, और ये प्रोसेस दीवानी कहलाती थी। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इसके बदले किसको मिल गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई, किसके बदले, इस इलाहाबाद संधि के तहत। और ये जो नवाब कौन था, जो मुगल सम्राट था, उससे कहा गया आपको 26 लाख रुपए हम क्या देंगे, वार्षिक पेंशन देंगे, और आप इस इलाके को छोड़ दीजिए, हमें यहाँ से क्या दे दीजिए, इन जगहों की दीवानी दे दीजिए। तो ये कब होती है, अगस्त 1765 में। इसके साथ साथ एक और संधि होती है इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इसी के साथ, ठीक है, इलाहाबाद की सेकंड, वो कब होती है,
अगस्त 1765 में ही वो भी होती है, वो होती है किसके साथ, अवध के नवाब के साथ। एक तो मुगल थे उसमें, अब अवध का नवाब, अवध के नवाब से कहा गया आपको जो इलाहाबाद का और जो कड़ा का क्षेत्र था वो तो मुगल सम्राट को दे दिया, इसके अलावा जो क्षेत्र अवध के इलाके में थे वो तो उसी को दिए गए, किसको, अवध के नवाब को। इसके साथ साथ अवध के नवाब से कहा गया हम आपके वहाँ एक सेना रखेंगे आपके खर्चे पे, ठीक है, और वो सेना आपके खर्चे पे रहेगी और उसका हम वो क्या करेगी, आपकी रक्षा करेगी शत्रु राज्यों से, ठीक। शत्रु राज्यों से रक्षा करने का ये मतलब था, ये चाहते तो अवध के इलाके को क्या कर सकते थे, सेना न देके अपने में सम्मिलित कर सकते, लेकिन इनने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आगे जब मैं पानीपत का युद्ध पढ़ाऊंगा आपको, अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है या मराठे भी अभी थे, उनके अटैक से बचने के लिए इनने क्या किया, अवध को अलग एक बफर स्टेट रहने दिया, बफर स्टेट अपनी सुरक्षा के लिए बनाया, मतलब आप यहाँ युद्ध नहीं करेंगे, आप अवध से टकराएंगे, ठीक। और अवध के नवाब से इनने ये जब समझौता किया, एक अगला जो एग्रीमेंट था बंगाल के नवाब के साथ था, नजमा-उद-दौला उस टाइम था, उसके तहत द्वैत शासन प्रणाली अपनाएगी, द्वैत शासन। ये कब चली, 1765 से 1772 तक, ठीक है लगभग। अब द्वैत शासन में क्या किया गया, जो बंगाल का नवाब था, बंगाल के नवाब के साथ ये कहा गया आप हमें दीवानी अधिकार देंगे, यानी ब्रिटिश कंपनी ने रख दी दीवानी अधिकार, यानी राजस्व और आर्थिक मामले के संबंधी जो भी अधिकार होते हैं, जो भी शक्तियां होती हैं, वो कौन रखेगी, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश द्वारा नियुक्त कोई दीवान। और जो दूसरा होगा न्याय और प्रशासन का, न्याय और प्रशासन का, ये काम कौन देखेगा, न्याय और प्रशासन का, इस काम को देखेगा बंगाल का नवाब। यहाँ तो थी शक्ति, क्योंकि रेवेन्यू जहाँ होगा, जहाँ पैसा होगा वहाँ पावर होगी, और यहाँ न्याय और प्रशासन, जहाँ जनता को देख रेख करना है, यहाँ था उत्तरदायित्व, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आप कहते हैं। देखिए एक को थी शक्ति, शक्ति किसके पास थी, ब्रिटिश कंपनी के पास या ब्रिटिश कंपनी द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी, और उत्तरदायित्व किसके पास था, नवाब के पास था। तो शक्ति और उत्तरदायी दो भागों में बांटा गया, इसी को बोला गया द्वैत शासन, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि एक तो किसके साथ हुई, पहली जो हुई मुगल के साथ हुई, दूसरी अवध के नवाब के साथ, तीसरी द्वैत शासन के रूप में बंगाल के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है। तो ये सब इलाके जीतने के बाद, एग्रीमेंट होने के बाद, इनने क्या किया, बंगाल का दरिद्रीकरण शुरू कर दिया। बंगाल के हर इलाके में पहुंचे, ग्रामीण इलाके में वहाँ के शिल्पियों को लूटा, यहाँ से पैसा ले जाके बाहर ले जाना शुरू किया, और बंगाल की लूट का आरंभ यहाँ से शुरू होता है, भारत की लूट का आरंभ यहाँ से शुरू होता है, ठीक। तो इसके लिए क्या क्या बता दिया मैंने, प्लासी का युद्ध आपको ध्यान से रखना है, बक्सर, और इसके साथ साथ ही इलाहाबाद की संधि, ठीक। ये टॉपिक उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे मैं इससे बाद जो अगला टॉपिक आऊँगा, हम देखेंगे कि मैसूर को इनने कैसे जीता, फिर देखेंगे मराठाओं को कैसे जीता, राजनीतिक चरण इसी प्रकार से हमारा चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। जो होमवर्क वाला पोर्शन था ना, वो मैंने आपसे कहा था गवर्नर पढ़ना, गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग पढ़ लिया होगा, कॉर्नवालिस पढ़ना, वेलेस्ली पढ़ना, उसके अलावा आपको लॉर्ड हेस्टिंग पढ़ना है, एम्स हर्ट पढ़ना है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग तक। ये तो आप पहले सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, किसके टाइम स्थायी बंदोबस्त आया, किसने पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है, आंग्ल मैसूर किसके टाइम हुए थे, आंग्ल मराठा किसके टाइम, तो सब रटना। जब कंप्लीट होगा मुझे मैसेज कर देना, मुझे कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।